नमस्कार मित्रों। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 190वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारी परंपरा के अनुसार किसी भी एपिसोड को शुरू करने के पहले हम सरस्वती वंदना से अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रियंका सिंह को। प्रियंका जी भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में अध्यापन का कार्य कर रही हैं और उसी के साथ साथ जनसंपर्क संबंधी गतिविधियों को भी आप सुपरवाइज कर रही हैं। शिक्षण में आने से पहले रेडियो इंडस्ट्री के साथ आपका सक्रिय जुड़ाव, आरजे प्रियंका के रूप में आप अपने शोज करती रही और मक्खनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से, दिल्ली परिसर से आपने अपना जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का पाठ्यक्रम पूरा किया और रेडियो पॉडकास्टिंग में आप फिलहाल पीएचडी के लिए पंजीकृत हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज की जो हमारी वेबिनार है, मानव संचार के प्रतीक, उड़ान, परिंदे और संदेश वहन परंपराएं, ये जो हमारी थीम है, इस थीम पर केंद्रित इस वेबिनार की शुरुआत अपनी सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ करें। प्रियंका जी। Thank you so much, sir. It is our pleasure to welcome you in this enlightening 198th webinar of Media Webinar Series. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 28-year-old bilingual media quarterly journal, considered as the lighthouse of media professionals, and Bharati Vidyapeeth Institute of Computer Application and Management, New Delhi, which is a 60-year-old institutions, have hands joined together to organize this media lecture series in this online mode. So today, we will be discussing on मानव संचार के प्रतीक, उड़ान, परिंदे और संदेश वहन परंपराएं. Today we will be exploring the fascinating world of symbols, tradition that have shaped human communication across culture and civilization. So before moving ahead, I would like to welcome our esteemed speaker of this webinar, Dr. Kailash Chand Saini sir, former Chief Research and Reference Officer at Rajasthan Vidhan Sabha, Jaipur. And Dr. Sani brings the wealth of knowledge and experience to this topic, and we will like to hear, sir, and we would like to listen much about on this topic. So before moving ahead, let's remember Mar Saraswati through this Vandana. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तो बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. थैंक यू सो मच सर. चलिए, बहुत बहुत आभार आपका इस प्रस्तुति के लिए। आज का विषय बड़ा रोचक है, मानव संचार के प्रतीक, उड़ान, परिंदे और संदेश वहन परंपराएं। और जैसा कि आपको विदित है, ये आयोजन भारतीय विद्यापीठ, जैसा प्रियंका जी ने बताया, 60 वर्ष पुराना एक शैक्षणिक संस्थान, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में नए परचम लहराए। राष्ट्रीय स्तर पर एक छोटी सी यूनिट से शुरुआत और आज जिस तरह का नेटवर्क अकादमिक और प्रोफेशनल शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किया है, और कम्युनिकेशन टुडे जिसकी उम्र भारतीय विद्यापीठ की तुलना में लगभग अभी आधी है, 30 वर्ष की हमारी लगभग यात्रा, एक छोटा सा विनम्र प्रयास मीडिया संबंधी शोध को एक मंच पे लाने का हमारे इस बाइलिंगुअल क्वार्टरली कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से। प्रकाशन के साथ साथ विचार विमर्श की इस परंपरा को शुरू करने का ये उपक्रम 5 वर्ष पहले हमने शुरू किया,
वेबिनार सीरीज के माध्यम से और हमारे 2 शतक पूरे होने जा रहे हैं, उसके एक अलग तरह का रोमांच हमें होना स्वाभाविक है। किस प्रकार से ये गति, ये यात्रा, ये विचारों की यात्रा निर्बाध रूप से हमारी जारी है। ये सारे डिस्कशन, डेलिब्रेशंस हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, और समाप्ति के बाद हम इसे अपने यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। आप सभी से अनुरोध कि हमारी इस यात्रा के सहभागी बनिए, सहयात्री बनिए, और ये हमारा जो छोटा सा प्रयास है, मीडिया के विभिन्न विषयों पर देश के विभिन्न अनुशासनों से जुड़े हुए विख्यात व्यक्तियों, विशेषज्ञों के विचारों को आप भी प्रसारित करें, प्रचारित करें, और एक ऐसा अकादमिक माहौल हम बनाएं कि आज के उस समकालीन परिवेश को लेकर जिस तरह की चिंताएं प्रकट की जाती हैं, जिन मुद्दों को हम उठाते हैं, उन पर एक व्यापक बहस हो, क्योंकि मानसिक परिवर्तन के लिए पहली आधार भूमिका है एक व्यापक बहस, चिंतन मनन। और हमारा आपसे आह्वान है कि आप हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े। जैसा मैंने बताया कि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम कभी घूमते हैं, आसपास के परिवेश को देखते हैं, प्रकृति के साथ एक जुड़ाव में इन पशु पक्षी के साथ किस तरह आ जाता है, एक रागात्मक संबंध बन जाता है। और शायद ये जो संचार है, पक्षी हमारी भाषा नहीं समझते, हम उनकी भाषा नहीं समझते, लेकिन सुबह के समय जब आप बाग बगीचे की सैर करते हैं, कहीं यात्राओं पे जाते हैं, तो पक्षियों की वो चहचहाट, पक्षियों का वो कलरव कहीं ना कहीं आपको भी एक ऐसे आनंद की अनुभूति कराता है कि शायद आपको भी कभी महसूस होता हो कि ये क्या कह रहे हैं, हम भी समझ पाते हैं। हमारा पूरा साहित्य भरा हुआ है इसी से। न जाने कितनी तरह की किंवदंतियां हैं, कितनी तरह की कथानक रूढ़ियां हैं। रूढ़ियों से मेरा मतलब है, साहित्य के विद्यार्थी समझते होंगे कि कौवा जब घर पर आकर के बैठता है तो लगता है कि मेहमान आने वाले हैं, है ना? इस तरह के बहुत सारे हैं। मोर नृत्य कर रहे हैं तो लगता है बरसात होने वाली है। तो ये जो इस तरह के प्रतीक हैं, इनको हम महसूस करते रहे हैं। तो मानवीय सभ्यता का विकास मुझे लगता है कि मानवीय संचार के साथ ही जुड़ता है। मनुष्य ने जब पहली बार अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी अभिव्यक्तियों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए तरीके खोजने शुरू किए, तभी से शायद समाज, संस्कृति और ज्ञान के विस्तार की परंपरा शुरू हो गई। संदेश भेजने की तकनीक, ये हमारी मनुष्यता का शायद मूल है, हमारी भावनाओं का एक मूल है। और इस यात्रा में परिंदों की अपनी एक भूमिका है। जब हम साहित्य की बात करते हैं, जैसा मैंने अभी उल्लेख किया था, तो किस तरह से जब कालिदास का विज्ञान शाकुंतल को पढ़िए, जब शकुंतला की विदाई होती है तो लगता है पूरी प्रकृति कहीं उदास है। उनको तो वो गाय और जो वहां बंधे हुए हैं गुरु के आश्रम में, वो ही लगता है जैसे उस दिन दुखी है, व्यथित है, आंखों में से अविरल अश्रुधारा बह रही है। पेड़ पौधे सब उनको और ये हमें आज भी महसूस होता है। घर में वियोग है तो पूरी प्रकृति हमको कहीं लगता है कि हमारे साथ दुखी है। हम आनंदित हैं, उल्लसित हैं। वो बरसात की बूंद कहीं उल्लास की अनुभूति देती है, तो वही बरसात की बूंदें कहीं हमारे दुख के प्रतीक बन जाती हैं, हमारी मानसिक स्थिति के साथ साथ। तो किस तरह से ये प्रकृति हमारे साथ एक संबंध जोड़ देती है। और हमने तो साहित्य में पूरा युग देखा है छायावाद का, जब कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया था। फिर संचार के इतिहास में कबूतरों की भूमिका से आप अपरिचित नहीं होंगे, और सभी जानते हैं कि किस तरह से कबूतर संदेश भेजने के वाहक रहे हैं। फिल्मों में गीत कबूतर जा जा क्या या आ ऐसा करके गीत था, जो संदेशों को भेजने का माध्यम बनता था। कबूतरों का उपयोग, उसकी क्षमताओं को हमने पहचाना, लंबी दूरी तक संदेश भेजने के लिए उसे एक विश्वसनीय संदेश वाहक हमने माना। जब मुगलों का राज था, तब किस तरह से हरकारों के माध्यम से, घुड़सवारों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। मध्यकाल में जो कबूतर थे उनको होमिंग पिजन कहा गया, जो युद्ध और कूटनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो ये परिंदे केवल संदेशवाहक नहीं थे, बल्कि विश्वास, धैर्य और हमारे साथ कहीं न कहीं जुड़ने की जो मानवीय आकांक्षा के प्रतीक बन गए थे। और ये बताते हैं कैसे सीमित संसाधनों में भी संचार संभव है, यदि आप में इच्छा शक्ति हो।
और शायद इन पक्षियों को देख के ही मनुष्य ने अपने उड़ने के स्वप्न को साकार किया। संचार की सीमाएं और विस्तृत हो गई और हवाई जहाज, हवाई हवाई यात्राओं के माध्यम से हमने एक नए आविष्कार किए। इन हवाई यात्राओं ने संदेश, समाचार पत्र और सामान की दुनिया को किसी भी सामान को दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचाने का एक जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, उसको एक तरह से पूरा किया। आज भी एयरमेल की परंपरा, जो हमारा पोस्टल सिस्टम है पूरा का पूरा, उसकी भी भावनात्मक स्मृतियां अभी तक हमारे मन में है। यह हमें याद दिलाती है कि कभी पत्रों को आसमान की उड़ान पर भरोसा था, उड़ान चाहे पक्षियों की हो या मशीनों की। संचार की उस ऊर्जा का प्रतीक है जो सीमाओं को ध्वस्त करके मनुष्य मनुष्य को आपस में जोड़ती है। तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं हमारे साथ रही हैं जिनकी विस्तार से चर्चा भाई कैलाश जी करेंगे। कैलाश जी ने बहुत गहन अध्ययन किया है कि इन यात्राओं का, पक्षियों की ध्वनियों का, पक्षियों का जिस तरह का जीवन व्यवहार है। मैंने कई बार इनके तो उन पक्षियों का जिस तरह का एक प्रकृति के साथ जो संवाद करते हैं, उसे सोशल मीडिया के थ्रू भी ये कहीं ना कहीं अपने मित्रों के साथ साझा करते रहते हैं। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई है अभी कुछ महीने पहले, जो इसी इसी विधा पर केंद्रित है, और उसको भी बहुत अच्छा एक तरह से जो है वो रेस्पॉन्स मिला है। तो मानव संचार की इस यात्रा में जब मेरी कैलाश जी से बात होती रहती है अक्सर, तब मैंने उनसे यही कहा कि आपका जो ये विषय है, इसको हमारे जो कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ का ये साझा मंच है, इस पे कहीं आप साझा करें तो एक हम नई दुनिया को देखने का हमें मौका मिलेगा। डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी शिक्षा, प्रशासन, साहित्य और प्रकृति, इन चारों क्षेत्रों में बहुत ही गहराई के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और इसके माध्यम से इनका व्यक्तित्व एक विशिष्ट व्यक्तित्व बनता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे, हमारे यहीं से साइंस ग्रेजुएट, फिर एमलिब किया, पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया, एमए इतिहास, हिंदी, राजनीति, तीनों विषयों में आपने एमए की उपाधि प्राप्त की और फिर पीएचडी भी किया। तो एक तरह से आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, शैक्षणिक की जो पृष्ठभूमि है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण और व्यापक और विस्तृत है। और यह जो शैक्षणिक विस्तार आपका हुआ है, उसने ही आपके लेखन को और प्रशासनिक दृष्टि को एक तरह से गहराई दी है। अपने सेवा काल में प्रारंभ में लगभग एक दशक तक आप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साथ जुड़े रहे, और उसके बाद लगभग 3 दशक तक राजस्थान विधानसभा में आपने कार्य किया। बहुत सारे जो उस समय के विधानसभा के समय समय पर अध्यक्ष रहे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विधानसभा की कार्यवाहियों को और उसकी जो शोध अनुसंधान है, उसमें आप जुड़े रहे। तो एक तरह से संसदीय कार्य प्रणाली को आपने बहुत निकटता से समझा, और पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते भी रहे हैं आप इन विषयों के ऊपर। 2017 में मुख्य अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए, और विधानसभा में कर्तव्यों के निष्ठापूर्ण निर्वहन और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए समय समय पर विधानसभा के अध्यक्षों ने उन्हें सम्मानित किया, जो उनकी कार्य कुशलता और कार्य के प्रति जो समर्पण है, जो गांधीर्य का भाव जुड़ा हुआ है, वो उसका प्रमाण है। लेखन और संपादन के क्षेत्र में डॉक्टर सैनी की विशेष पहचान है। लगभग 2.5 दशक तक आपने विधानसभा की, राजस्थान विधानसभा की एक त्रैमासिक पत्रिका है विधान बोधिनी, उसके प्रबंध संपादक के रूप में काम किया, और आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और संपादन भी आपने किया है, जिनमें मुख्य है विधानसभा सचिवालय प्रशासन, विधानसभा एक परिचय, जो राजस्थान सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिसका चयन किया गया, विधि और विधायन, ये राजस्थान की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है, उसने इसका प्रकाशन किया, और देश के कई विश्वविद्यालयों में ये टेक्स्ट बुक के रूप में भी स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त हम पक्षी वन उपवन के पक्षी प्रकृति पर्यावरण, एक कॉफी टेबल बुक है, उसका भी आपने प्रकाशन किया। गागर में सागर जैसी पुस्तकें उनके व्यापक अध्ययन, सूक्ष्म दृष्टि और संवेदनशील लेखक का परिचय देती है। डॉक्टर सैनी का लेखन एक बड़ा क्षेत्र वन्य जीव, विशेषकर पक्षी, पर्यावरण और संसदीय एवं संवैधानिक विषय है। देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लगभग 700 से अधिक लेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आकाशवाणी जय और दूरदर्शन के जयपुर केंद्र से आप नियमित रूप से कई वर्षों से संबद्ध हैं। डिजिटल माध्यमों पर भी सक्रिय और प्रभावी उपस्थिति उनकी देखी जा सकती है। फेसबुक पर हिंदी में सबसे बड़ा पक्षी प्रेमी समूह है भारतीय पक्षी,
उसमें भी आप ग्रुप के एक्सपर्ट के रूप में सक्रिय हैं और उनका जो प्राकृतिक प्रेम है उसको नई पीढ़ी को उसका एहसास कराने के लिए आप निरंतर समर्पित भाव से काम करते रहे हैं। जयपुर गिफ्ट से कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, उसमें नियमित कॉलम लिख रहे हैं और आजकल आप विधानसभा के जो समसामयिक घटनाक्रम है उसमें जो मुद्दे आते हैं उन पर भी एज एन एक्सपर्ट उनके कमेंट्स जो स्थानीय समाचार पत्र प्रकाशित करते रहे हैं और उन मुद्दों को एक नए रूप में एक विशेषज्ञ के रूप में आप समाचार पत्रों के लिए भी लिखते रहे हैं। तो एक जैसा मैंने कहा कि आपका ऐसा एक बहुआयामी व्यक्तित्व है जिनमें प्रशासनिक अनुभव, अकादमिक अनुशासन, साहित्यिक संवेदना और प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम, ये एक साथ हम जीवंत रूप में देख सकते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं भाई कैलाश जी का हमारे इस मंच पर कि उन्होंने अपनी व्यस्तताओं के बीच, कल से आप लंबी यात्रा पे निकल रहे हैं भारत दर्शन की, लेकिन उसके बावजूद इन व्यस्तताओं के बीच आपने समय दिया। ये प्रकृति के प्रति जो आपका प्रेम है उसी का परिचायक है। इसके पहले कि मैं आपको अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित करूं, हमारी एक और परंपरा है कि हम हमारे अतिथियों का इस मंच पर ई बुके से स्वागत करते हैं, क्योंकि ये आभासी मंच है, हर चीज आभासी तरीके से ही हो रही है। मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि ई बुके से स्वागत करें। जी सर, बिल्कुल सर, ये ई बुक है आपके लिए और ये ई बुक है आपका ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट का हुनर है सर, हमारे साइड से और कम्युनिकेशन टुडे के साइड से। एंड दिस बुक सेंड्स द मैसेज कि इसकी जो खुशबू है उसे हम अपने लाइफ में इम्बाइब करना चाहिए, इसकी जो फ्रेशनेस है उसे हम अपनी लाइफ में इम्बाइब करना चाहिए और इसी तरीके से जैसे ये बुके खिल रहा है हमेशा खिलते रहना चाहिए और एक अच्छा मैसेज सबको कन्वे करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर। चलिए, स्वागत की इस परंपरा के बाद इस विश्वास से कि फूलों की ये खुशबू विचारों की खुशबू की तरह से इसी तरह दिग दिगांतर में फैलती रहेगी और हमारे ये मिशन अंततः किसी सार्थक मोड़ पर पहुंचेगा। मैं आमंत्रित करता हूं भाई डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी को कि वे इस अवसर पर जो उनका अध्ययन है, शोध है, जो कुछ उन्होंने इस प्रकृति और परिंदों के बारे में महसूस किया है, उनके जीवन को समझा है, वो कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करें। भाई कैलाश जी। नमस्कार मानवत साहब और प्रियंका जी, और आपकी ओर से प्रकृति का ही एक भाग है पुष्प, जो खिलते हुए पुष्पों से जो स्वागत किया उससे मैं बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। और आज का जो विषय रखा है भानावत सर ने, वह मेरे दिल के बहुत करीब है। हालांकि मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता कि मैं इस विषय का कोई एक्सपर्ट हूँ या कुछ, बस ये मेरी रुचि है। रुचि के हिसाब से ही मैं ये अध्ययन में निरंतर लगा रहता हूँ। पक्षी मेरे विशेष रुचि के विषयों में है। और मानव सर ने जो ये आज का विषय रखा है चर्चा के लिए, मानव संचार के प्रतीक, उड़ान, परिंदे और संदेश वहन परंपराएं, ये सीधे सीधे तो नहीं जुड़ी हुई है। आज के युग को, आज की पीढ़ी को देखते हुए वो ये नहीं कह सकते कि परिंदे संचार से जुड़े हुए हैं, लेकिन भानावत सर, मेरे उम्र के जो लोग हैं वह इस बात से वाकिफ हैं कि परिंदों का योगदान निश्चित रूप से संचार से जुड़ा रहा है। प्रारंभ में जब मनुष्य ने बोलना भी नहीं सीखा था, उस टाइम उसने कल्पना तो करना शुरू कर ही दिया था, और कल्पना में उसके दो ही बातें मुख्य रहती थी। एक तो स्वतंत्रता से उड़ना, और दूसरा संदेश। संदेश कैसे जाए जब वो बोलना ही नहीं सीख पाया था, भाषा नहीं थी उस टाइम, तब भी उसके मन में ये विचार आया। तो आदिम काल में संचार के लिए जो उस वक्त इस्तेमाल हुए तरीके, भाई चूंकि भाषा नहीं जानते थे तो आग का आविष्कार हो गया था, तो आग लगा दी जाए, धुआं से देखते थे कि भाई बहुत दूर दूर तक जाएगी। पहाड़, ये जितनी भी प्राकृतिक बाधा हैं उनको दूर करने में धुआं दूर दूर तक दिखता है। और ढोल नगाड़े से, इनसे भी जो भी उनके पास उस वक्त जितना विकसित हो गया था, उनके नाद से, भाई उसकी आवाज मनुष्य की आवाज से तो ज्यादा दूर तक जाती ही है। उस तरह से जो शुरुआत हुई संचार की, इसके बाद में फिर ये प्रकृति के सहयोग से धीरे धीरे संचार
विकसित होता गया, सभ्यताओं के विकास के साथ साथ में ये संदेशों को भेजने की जरूरत बढ़ी और माध्यम रहा परिंदों का विश्वास, गति और उड़ान। कबूतर के साथ कबूतर को ये संदेशवाहक के रूप में बहुत ही तभी से पहचान मिली है। और आप या और दूसरे लोग ये कह सकते हैं कि भाई कबूतर ही क्यों, और भी तो पक्षी हैं, लेकिन कबूतर इसलिए है कि कबूतर में एक होमिंग इंस्टिंक्ट होता है, मतलब घर वापसी की उसकी क्षमता होती है। हजारों किलोमीटर दूर चला जाएगा तो वापस ठीक उसी स्थान पर वापस लौट के आ जाएगा। इसी होमिंग इंस्टिंक्ट के कारण कबूतरों को इस रूप में चुना गया और उन्हें प्रशिक्षित किया गया। और शुरुआत में जब प्रशिक्षण हुआ तो वो प्राचीन मिस्र, रोम और यूनान, वहां इनको प्रशिक्षित किया गया। और इतिहास में कबूतरों के संदेश वाहन की जो ये परंपरा शुरू हुई लगभग 3000 वर्ष पुरानी है। रोम और ग्रीस में कबूतरों को संदेशवाहक के रूप में काम में लिया जाता था। और यूनान में जब ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई तो खेलों के समाचारों को कबूतरों के माध्यम से ही पहुंचाया जाता था। और कबूतर ही एक ऐसा जीव रहा जो अपनी क्षमता के कारण संदेशवाहक का सबसे प्रमुख उपकरण तो नहीं कहेंगे, ये तो जीव रहा। तो शुरुआत प्राचीन मिस्र, रोम, यूनान यहाँ से होने के बाद 1850 में रॉयटर की जब न्यूज एजेंसी की स्थापना की तो उन्होंने भी 45 कबूतरों का एक बेड़ा बनाया जो समाचार लाने ले जाने का काम करता था। बाद में तो रॉयटर न्यूज एजेंसी बन गई। उसके बाद धीरे धीरे और विकास हुआ। और मुगल काल में भी, इससे बाद में मुगल काल में कबूतरनामा लिखी अबुल फजल ने। मुगल बादशाह के यहाँ हजारों की तादाद में कबूतर रखे जाते थे जो ये परिवहन के काम में उनको लेते थे, समाचारों को भेजने में। प्राचीन काल में हमारे यहाँ राजा महाराजाओं भी कबूतर रखा करते थे और वह ये बताते थे अपने कि हमारे पास ऐसे ऐसे कबूतर हैं जो दुश्मन देश के गुप्त समाचारों को लेकर उसी दिन आ जाते हैं। तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ये बताया करते थे कि हमारे पास इतने इतने प्रशिक्षित संदेशवाहक कबूतर हैं जो ये काम करते हैं। इसके अलावा फिर और आगे बढ़े अपन तो 1911 में जब ये आधुनिक संचार प्रणाली का विकास हुआ तब इनकी उपयोगिता थोड़ी सी कम हो गई। ये फिर मजबूरी में या जब ये फ्रीक्वेंसियां फेल हो जाती तो उस सूरत में इनको काम में लिया जाता था। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। प्रथम विश्व युद्ध के में एक ये बहुत ही चेर एमी कबूतर था जिसके कारण लगभग 200 सैनिकों की जान बचाई जा सकी। जब ये घिर गए युद्ध में सैनिक, तब उनके पास और कोई चारा नहीं था कि अपने मुख्यालय पे कैसे समाचार जाए। तो चेर एमी नामक कबूतर को भेजा गया। तो जैसे ही वो आकाश में उड़ा तो उसको पहचानते थे, जर्मनी वाले भी पहचानते थे, तो उन्होंने गोलियां मारना शुरू कर दिया। इतनी गोलियां मारी कि उसके एक आंख चली गई, पैर की घायल हो गया गोली, और उसके सीने में भी लग गई। इसके बावजूद वो 40 किलोमीटर दूर मुख्यालय तक गया घायल अवस्था में भी, और समाचार को पहुंचा दिया और तत्काल कार्रवाई उस मुख्यालय के जरिए हो गई और वो सैनिकों की जान बच गई। ऐसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में भी एक IJ जो कबूतर था उसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई युद्ध के दौरान। उस वक्त तो एक ब्रिटेन का गांव ही था जो बहुत संकट में आ गया था।
उस सूरत में उस कबूतर के भेजने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो वो गया और उसने जो भी संदेश उनका था वो पहुंचा दिया, और उसके बाद उसको गोलीबारी को रुकवा दिया गया, और लगभग 1000 सैनिकों का वो जो जगह वो थे वो बच गए। अगर 5 मिनट भी वो लेट हो जाता तो वो सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए ये कबूतर ने जो युद्ध के क्षेत्र में सैनिकों के रूप में जो सेवा की, अदम्य साहस और बहादुरी का काम किया। चेर एमी को तो फ्रांस का जो सेना का बहुत प्रसिद्ध गुएरे करके है, ठीक से नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो पुरस्कार दिया गया उसको सम्मान करने के लिए। इसके बाद एक डिकिंस मेडल होता है, वो भी कई सारे विंकीर, पैडीर, बहुत सारे संदेशवाहक कबूतर थे जो सेना के रूप में संदेश पहुंचाते थे। इनको पुरस्कृत किया गया, जैसे अपने यहाँ पद्मश्री, पद्म भूषण वगैरह होता है, इस तरह इनके डिकिंस मेडल बहुत मायने रखता है। सैनिकों को जो दिया जाता है वो इन कबूतरों को दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये कबूतर युद्ध के मैदानों में, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और मुगल काल में, और काबुल में भी कपोत सेवा थी, डाक सेवा भी हुआ करती थी 11 से पहले तक, तो बहुत डाक के रूप में भी इनको काम में लिया जाता था। अभी कई वर्षों तक तो ये ही पहचान नहीं पाए कि ये कबूतर ही इस तरह से कैसा जीपीएस जैसा आजकल अपन उपग्रह के जरिए लोकेशन से पहुंच जाते हैं, उस तरह उस टाइम कोई जीपीएस नहीं था। कबूतरों में प्राकृतिक रूप से जीपीएस विद्यमान है, आज भी है। वो उसी जीपीएस के माध्यम से, प्राकृतिक जीपीएस के माध्यम से ये कबूतर अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं और सटीक तरीके से पहुंचते हैं। कोई गलती उसमें उनसे अपवाद स्वरूप हो जाए वो अलग बात है, बाकी वो गलती उनकी नहीं होती उसमें। तो ये बताया गया कि ये सूर्य की किरणों से पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति के कारण चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी 2011 में स्वीडन के एक न्यूरोविज्ञानी हैं डेविड केज, उन्होंने शोध करके यह पता लगाया कि ये इन तक पहुंचती कैसे है, इनका कहाँ है ये जीपीएस, इनकी चोंच में है कि कहाँ है, इनके पंखों में है, पैरों में है कहाँ। तो उन्होंने एक बहुत ही अनोखा प्रयोग किया, नया प्रयोग किया। प्रयोग के विस्तार में नहीं जाते हुए मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि उन्होंने ये उद्घाटन किया कि कबूतर के भीतरी कान में एक भीतरी कान ही है जो ये जीपीएस का काम करता है, और ये मस्तिष्क के जो संकेत हैं वो उसकी सक्रियता के कारण वो उसको दिशाओं का ज्ञान होता है, दूरी और दिशा उस भीतर के कान के कारण होता है। तो ये अभी हाल ही की शोधों से है, 2011 के में और वैज्ञानिकों ने भी ये किया था, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, जिससे अभी ये हाल ही में चर्चा में आया है और इन दिनों खूब है भी, ये जानकारी में है लोगों के। कबूतरों का जैसे संदेशवाहक के रूप में, उसी तरह संचार से जुड़ा हुआ कह सकते हैं हम, कौवे को भी कह सकते हैं। जैसे लोक कहावतों में भी है, लोक साहित्य में भी मिलता है कि कौवे के कारण ये शुभ समाचार पहुंचता है। तो उसके लिए भी ये कहा जाता है कि कौवा लोगों की मुद्राओं से, उनकी भावनाओं की, उनकी खुशी को पहचानता है, और वो उनकी भावनाएं ईथर के जरिए पहुंचती है। जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ वो जाना है, किसी को आना है उसके घर पे, तो उसके घर पे आके विशेष आवाज में वो बोलता है, हमेशा काव काव ही नहीं करता, कौवे की और भी कई आवाजें हैं, वो हम इतनी आसानी से नहीं पहचान पाते, लेकिन ये काफी हद तक सही माना गया है
कि वो विशेष आवाज में जब कौवा बोलता है तो कोई ना कोई शुभ, जरूरी नहीं है कि उसका मित्र ही आवे, कोई शुभ समाचार उसको मिलता है तो वह बोलता है। और कौवे ये नहीं भाई ये सिर्फ शुभ समाचार देता है या नकारात्मक सूचनाएं भी देता है, नकारात्मक सूचनाओं पर भी वो प्रतिक्रियाएं देता है। उसमें उनकी ध्वनि बहुत अलग तरह की होती है, व्यवहार बहुत अलग तरह का होता है। 1965 की कोई घटना है जो धर्मयुग में छपी थी, लेखक का नाम तो विस्मृत हो गया मुझसे। उसमें ये था कि कोई एक बंगले के पास में कौवे गोलाकार में खूब उड़ रहे थे और बहुत अजीब सी आवाज कर रहे थे जो डरावनी थी। तो जिसने ये देखा और अनुभव किया, जिसने इस दृष्टांत को लिखा, वो खुद भयभीत हो गया। और फिर देखा गया तो उसी रात को उनके पास में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, उसका निधन हो गया था। तो मृत्यु की सूचना भी इनको आभास हो जाता है। ऐसा ही थोड़े दिन बाद फिर होने लगा उनको, तो फिर डर गए कि अरे अब क्या होगा, कहीं किसी और का नंबर या मेरा नंबर तो नहीं आ जाएगा। फिर देखा गया तो दूसरे दिन पास का कोई एक चौकीदार था निकट के भवन का, उसकी डेथ हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनको आभास होता है, आभासित उस स्थिति में इनकी ध्वनिया और जो आवाज है, व्यवहार है, वह बिल्कुल अलग है। और पशु पक्षी सभी में ये अतीन्द्रिय क्षमता होती है, मतलब ऐसी क्षमता जो आम व्यक्ति में नहीं होती, उनके कारण उनको पूर्वाभास हो जाती है। बहुत सारी फ्रीक्वेंसियां, आधुनिक मशीन इतनी विकसित हो गई आज के जमाने में, इसके बावजूद उन मशीनी चीजों के उपकरणों से कई हजार गुना ज्यादा इनमें ये क्षमता होती है। तभी तो अक्सर देखा होगा कि भूकंप की सूचना इनको पहले आभास हो जाता है, भूकंप आने का या कोई प्राकृतिक आपदा का इनको पहले हो जाता है। ये गुजरात के भुज में जब भूकंप आया था तो इनका व्यवहार बदल गया था। उस दिन 26 जनवरी थी मेरे ख्याल से, तो छुट्टी का दिन था, इसलिए लोग सो रहे थे। प्रातः काल ही आ गया भूकंप और उसके कारण लोग इनके व्यवहार को देख नहीं पाए, सोते रहे और बहुत जनहानि बहुत अधिक हुई उसमें। इस तरह उत्तराखंड में भी 2013 में जो प्राकृतिक आपदा आई, उस टाइम भी पशु पक्षियों का व्यवहार बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करने लगे थे। तो कहने का मतलब ये है कि इनको इस बात का भी एहसास हो जाता है, और चूंकि दूर से आ रही होती है उन चीजों को ये ग्रहण करके प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। और ये उड़ान चूंकि अपने मुख्य विषय है, तो कहना होगा कि प्रख्यात चिंतक रूसो ने लिखा है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है और लेकिन हर ओर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। लेकिन ये बात पंख वाले इन परिंदों पे लागू नहीं होती। वे समाज की तरह न तो सामाजिक बंधनों को मानते हैं और न ही सरकारी कायदे कानूनों के अनुसार चलते हैं। वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं, जहां जी चाहे आ जा सकते हैं। उनमें सहयोग और आपस में मिलकर काम करने की जो शक्ति है, जो गुण है, वो उससे मनुष्य को सीख लेनी चाहिए। एक बात का मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि एक वैज्ञानिक थे अल्बर्ट श्वाइत्जर। उन्होंने अपनी पुस्तक हुम वी से एनिमल्स, उसमें एक घटना का उल्लेख किया है और बड़ा दिल को छूने वाली वो घटना है। उनका कहना है कि बतखें का एक झुंड प्रतिदिन तालाब से उड़ान भरता और भोजन की तलाश में निकल जाता। सवेरा होने पर वे सब बतखें स्नान करके चली जाती और उसके बाद तालाब बिल्कुल सूना हो जाता। पास ही उस तालाब के एक बाग था जहां एक माली रहता था। वो पेड़ों को काटने, पीटने, छांगने, उसके कारण उसके काटने की प्रवृत्ति सी हो गई।
एक दिन उसने कौतूहलवश एक बतख के पर काट दिए और बतखें जैसे प्रतिदिन अपनी शुरुआत दिन की करती थी, उसी तरह उन्होंने उड़ान भरी, आसमान ऊंचाई पे उड़ने लगी। फिर मंडराती रही, एक बतख नीचे थी तो उसके और साथियों ने कोशिश की, उसको प्रेरित किया कि भाई तुम भी चलो, सब चल रहे हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकी, कारण कि उसके पर कटे हुए थे। तब वो ऊपर जो चली गई थी उसके साथी लोग, वो सब वापस आ गए, उन्होंने उड़ान निरस्त कर दी उस दिन की, और सब वहां उसके आसपास जमा हो गए, भाई कैसे क्या, तो देखा कि नहीं, ये तो उड़ने की स्थिति में ही नहीं है। और फिर सबसे संवेदनशील बात ये है कि वो सभी बतखें उस दिन क्या, उसके बाद उन्होंने उड़ना ही त्याग दिया एक तरह से, और भूखी प्यासी वहीं रही। और बतखें उड़ी, लेकिन कब उड़ी, जब उसके पर निकल आए, पर उग गए थोड़े दिन में, और वो उड़ी, उसको साथ लेके उड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें जितनी सामूहिकता, सहयोग और अपनत्व की भावना है, उतनी आजकल मनुष्यों में नहीं रही। ऐसे ही प्रवास यात्राएं जो पक्षियों की होती है, वो भी संचार से भी जुड़ी हुई कह सकते हैं हम उसे। ये हजारों किलोमीटर की यात्रा करके चली जाती हैं पक्षी। अपने सर्दियों में तो भारत बहुत से पक्षी आते हैं, साइबेरिया से, रूस से, कजाकिस्तान से, सब जगह से आते हैं। तो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके जब ये आ जाते हैं तो इनकी ये विशेष क्षमता ही है जिनके कारण ये पर्यटन के रूप में आती है। लेकिन उनका उद्देश्य पर्यटन नहीं होके मौसम परिवर्तन के कारण वे यहाँ आते हैं। उसमें देखने में यह आया है कि जब ये सुदूर आकाश में ऊंचाई से उड़ती हैं तो वी की आकृति में इनका समूह जो है उड़ान भरता है। इसका एक वैज्ञानिक कारण यह है कि जो सबसे आगे होता है वो उसकी फड़फड़ाहट से पीछे वालों को कम शक्ति लगानी पड़ती है, और फिर वो उस गति से उड़ते हैं। और जब ये समूह में उड़ते हैं तो इनकी 31% उड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब दूरी बहुत जल्दी कवर कर लेती है। तभी कहते हैं ना, हजारों किलोमीटर दूर आ जाते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल सच्चाई है इस बात में, ये हजारों किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेती हैं। फिर अपन सोच सकते हैं यार, एक ही नेतृत्व करने वाला एक ही पक्षी थोड़ी रहेगा, लेकिन जब वो थक जाता है तो दूसरे उसको रिप्लेस करते हैं, पीछे वाले आगे आता है। इस तरह से ये अपनी उड़ान को करके संचालित करते हैं। इस वी की आकृति को और दूसरे वैज्ञानिकों ने भी, आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपने और उपकरणों के विकास में काम में लिया। तो कहना यह है कि ये पर्यटन के अलावा संचार में भी सहयोग करते रहे हैं पक्षी, और हमारे लोक संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं में भी पक्षियों को वाहन के रूप में बताया गया है। तो उल्लू को जैसे लक्ष्मी का वाहन, सरस्वती को क्या वाहन के रूप में हंस को, कार्तिकेय के वाहन का जो देवों का सेनापति था उसके लिए मोर वाहन के रूप में उल्लेख मिलता है। तो ये तो खैर किसी को बात, आपको मेरे को क्या, किसी को भी हजम नहीं होगी कि सरस्वती हंस पर बैठकर यात्रा करती होंगी। ये प्रतीकात्मक है और उनके गुणों पर आधारित है। जैसे पवित्रता का रंग है सफेद, और हंस चूंकि सफेद होता है तो देवी, विद्या की देवी सरस्वती का हंस वाहन माना जाता है। उसके लिए ये कहते हैं कि सरस्वती चूंकि विद्या की देवी है, नीर शीर विवेक हंस का विशेष गुण है, वो पानी और दूध को अलग अलग कर देता है, ऐसी उसमें क्षमता है। इसलिए चूंकि ये अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों प्रवृत्तियां समाज में मनुष्यों को देखनी पड़ती है, तो विद्या
से विवेक जागृत होता है। और चूंकि हंस विद्या की देवी का वाहन इसीलिए रखा गया है कि वो विवेक को जागृत करता है मनुष्य का। इसी प्रकार उल्लू को तो अज्ञान का द्योतक माना जाता है, मूर्ख बताते हैं, जबकि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि उल्लू जैसा बुद्धिमान पक्षी और दूसरा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो संस्कृति में और धार्मिक ग्रंथों में उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन इसलिए बताया गया है कि हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश रहा है और खेती में को नष्ट करने वाले चूहों का बड़ा योगदान रहता है, वो नष्ट कर देते हैं। और उल्लू है, साइलेंट किलर है, बहुत चुपचाप चूहों को नष्ट करता रहता है, मतलब खेती को बचाने में बहुत उसकी भूमिका रहती है। तो अन्न जैसे धन माना गया है, धन की देवी है लक्ष्मी, इसलिए उल्लू को लक्ष्मी का वाहन बताया गया है। और ये कहा गया है कि धन को विवेक के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ही सही रहेगा, अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा। इसी तरह कार्तिकेय का वाहन माना गया है मोर। मोर चंचल प्रवृत्ति का पक्षी है, सुंदरता में भी उसका कोई सानी नहीं है। तो चंचलता को साधने वाला सेनापति ज्यादा सफल होता है, इसलिए कार्तिकेय का वाहन मोर को माना गया है। इसी तरह विष्णु का वाहन गरुड़ माना गया है, शक्ति और तीव्रता का प्रतीक है। इसलिए देव वाहनों को पक्षियों के रूप में जो मैंने चर्चा की वो इसीलिए की कि ये उनके गुणों के हिसाब से उल्लेख मिलता है सभी ग्रंथों में इनका। जहां अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं प्रवासी पक्षियों की बात कर रहा था, उसमें कभी कभी जैसे बहुत लंबी हजारों किलोमीटर की यात्रा है तो कभी एक दो पक्षी किसी कारण से घायल हो जाते हैं तो वो उड़ नहीं पाते। तो चूंकि बाद में इन पक्षियों में भी विकास के साथ साथ नई प्रकार की जागरूकता आई और उन्होंने फिर पूरे समूह ने यात्रा स्थगित नहीं की। दो बंदे जो उनके मानते थे भाई ये युवा है और ये इसकी देखभाल करके ले आएंगे पीछे, तो वो दो तीन लोग उनके साथी वहां उस घायल की सेवा में लग जाते हैं और उसको या तो वो ठीक हो ही जाता है या फिर भाई इतना ज्यादा घायल हो गया या किसी बीमारी ने खेल लिया है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो फिर जो दो तीन जो रह गए थे साथी वो उड़ान भरते हैं और वो किसी भी समूह के साथ जाके मिल जाते हैं। उसके बाद जिस गति बढ़ा के, क्योंकि वो समूह के सभी से ज्यादा तेज और उड़ान में ज्यादा सक्षम होते हैं, इसलिए वो थोड़ी टाइम में अपने ओरिजिनल समूह में पहुंच जाते हैं। तो ये जागरूकता पक्षियों में भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है जैसा औरों में रहता है। तकनीक के साथ इनका पक्षियों का भी रहता है। जैसे आजकल हम काम में लेते हैं कि अरे खबर वायरल हो गई या उड़ गई, तो ये वायरल होती है तो उड़ने से ही तात्पर्य है, उड़ना पक्षियों की मुख्य प्रवृत्ति है। और ये पक्षियों की उड़ान और इनकी क्षमताओं को हम आधुनिक साधनों में भी काम में लेते हैं। जैसे विंग्स, इंटरनेट की स्पीड को फ्लाइट से करते हैं तो फ्लाइट पंखों से लिया गया है। विंग्स, नेटवर्क, ये सब पक्षियों से जुड़ी हुई चीजें हैं जिनको हम काम में लेते हैं। सोशल मीडिया में भी पक्षी का इस्तेमाल इनकी गति, त्वरितता, संक्षिप्तता के कारण लिया गया। अब आजकल उसका नाम बदल गया, ट्विटर में भी ब्लू बर्ड
काम में लिया जाता रहा और व्यापक परिप्रेक्ष्य को बताने के लिए बर्ड्स आई व्यू का काम में लिया जाता है। तो बड़ा विहंगम रूप के लिए इसको काम में लेते हैं। बर्ड पक्षी उससे भी जुड़े हुए हैं। पक्षियों के जो संदेश वाहन की जो मैंने बात की वह हमारे यहाँ 1946 में उड़ीसा में इनको काम में लिया जाता था। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं आने पर ये जो रेडियो संचार वगैरह काम नहीं करने पर इनकी सेवाएं ली जाती थी। 1946 में जब ये उड़ीसा में सेवा शुरू की गई प्रशिक्षण कबूतरों के माध्यम से, उसके बाद ग्रामीण पुलिस विभाग में ये कबूतरों को रखा जाता था। बड़े प्रशिक्षण के बाद उनकी सेवाएं ली जाती थी। और मुझे तो ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ आज भी ये है। हालांकि काम में बहुत ही कम आते होंगे, लेकिन आज भी वहाँ ये उड़ीसा की पुलिस में कबूतरों को स्थान दिया जाता है। हमारे जो वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज की आविष्कार किया, राइट ब्रदर्स ने, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भी पक्षियों को उड़ते हुए देखने के बाद ही ये कल्पना की कि ऐसा तो उपकरण बनाया जा सकता है जो पक्षी हवा में उड़ सकते हैं तो और चीजें भी उड़ सकती हैं। इसके बाद आधुनिक जेट तक में इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते टेक्नोलॉजी का विकास किया गया। ड्रोन जो आजकल बहुत ही चर्चा में रहता है, युद्धों में बड़ी संख्या में काम में लिया जाता है, वो भी पक्षियों से प्रेरित रहा है। झुंड के रूप में जैसे पक्षी उड़ते हैं, उसी तरह सामरिक महत्व ड्रोन का उस दृष्टि से भी रहता है कि पक्षियों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए ड्रोन का विकास हुआ। तो बैंडविड्थ, स्ट्रीमिंग, ट्रांसमिशन मोड, ये सारी चीजें पक्षियों से जुड़ी हुई है जो आधुनिक संचार की प्रमुख साधन माने जाते हैं। विश्व युद्धों में तो बड़े हजारों की तादाद में ये संदेशवाहक कबूतरों ने अपना योगदान दिया। सेकंड वर्ल्ड वार, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसमें ब्रिटेन ने अमेरिका को 46,000 कबूतर दिए गए थे। और जो विश्व युद्ध के समाप्ति की जो खबर मिली थी वह उससे कबूतर सेवा के जरिए पता लगा था कि ट्यूनिस का पतन हो गया। और उस युद्ध में 4 साल तक 17,000 कबूतर दुश्मन क्षेत्र के कब्जा किए हुए क्षेत्र में भेजे गए थे। प्रसिद्ध कार्याजीनियन
हन्नीबाल ने भी पहली बार कोरियाई युद्ध में प्रशिक्षित कबूतरों को काम में लिया था। संसार के बहुत से देशों में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजने का काम किया जाता है। रूस, जर्मनी जैसे उनके प्रमुख राष्ट्र रहे हैं। कबूतर संदेशवाहक के रूप में तो विख्यात है ही है। अमेरिका और रूस में तो कबूतरों से गुप्तचरी भी कराई जाती है, मतलब तस्करी के काम में भी आजकल ये लोग लेने लगे हैं। ये जासूसी के काम में लेते थे। और कबूतर चूंकि इतना भोला पक्षी है कि उसको इस बात का एहसास नहीं होता कि उनको लीगली गतिविधियों में काम में लिया जा रहा है या इलीगल गतिविधियों में भी काम। वो तो अपना काम करता है, ईमानदारी से करता है। ये तो मनुष्य है जो अपने हित के कारण, अपने लालसाओं के कारण उसका मिसयूज भी करने लगा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये सब कुछ ये संदेशवाहक की परंपराओं में सबसे आगे रहने वाला कबूतर अब शांति दूत के रूप में अधिक इसका महत्व बढ़ गया है। आजादी के बाद नेहरू जी ने कबूतर उड़ाकर ही शांति की घोषणा की थी और शांति दूत अब ये कहने लगे जो संदेशवाहक हुआ करता था। इसके अलावा आज जब संदेश एक क्लिक में महाद्वीप के दूसरी तरफ चले जाता है, हमारा संदेश भेजा हुआ, तो उड़ान का प्रतीक अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि 7 समुद्र पार आपने संदेश भेजने की शक्ति अर्जित कर ली, ऐसे उपकरण हमने बना लिए, लेकिन उड़ान का महत्व तो आज भी उतना ही है। तकनीक के सबसे उन्नत उपकरणों में हम पंख तलाशते हैं आज भी। ड्रोन हो या उपकरण, भाषा वही है कल जो हमने परिंदों से देखी है। ये संयोग नहीं है कि संसार के नए माध्यमों को हम नेटवर्क, विंग्स, फ्लाइट जैसे शब्दों से समझते हैं। मानो आधुनिक मनुष्य तमाम तकनीकी उपलब्धियों के बावजूद अब भी उसी आदिम स्मृति से जुड़ा हुआ है, संवाद का भरोसा, आकाश और उड़ान। इसलिए परिंदों की उड़ान केवल अतीत की कथा नहीं, वर्तमान की चेतना और भविष्य की दिशा है। वे हमें याद दिलाते हैं कि संचार का मूल केवल सूचना नहीं बल्कि विश्वास, संवेदना और जुड़ाव है, और मनुष्य संवाद करता रहेगा जब तक आकाश में उड़ती हुई उसे कोई भी आकृति नजर आएगी तो वह प्रतीक बनकर उसकी जहन में रहेगी। शायद इस विषय का सार यही होगा कि मानव संचार की सबसे बड़ी और सुंदर उड़ान आज भी परिंदों के साथ है, उसकी परिवार के साथ है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार कैलाश जी, आपने पक्षियों की दुनिया की जो यात्रा करवाई। निश्चय ही स्मृतियों के कई पृष्ठ भी जीवंत हो उठे और कई नई जानकारियां मिली। किस प्रकार एक घायल कबूतर अपने सैनिकों की जान बचा लेता है, ये जानकारी हमें नहीं थी। बड़ी अद्भुत जानकारी है। मुझे राणा प्रताप की याद आ गई, चेटक घोड़ा उनका घायल होते हुए भी राणा प्रताप की उसने रक्षा की। तो पशु पक्षियों का मेरे ख्याल हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है और प्रारंभ से ही हमारे ये सहचर रहे हैं। और जब आपको सुन रहा था तो मुझे हिंदी के बहुत सारे गीत भी याद आ रहे थे। पंछी बनूं, उड़ते फिरूं, और किस तरह के बहुत सारे ऐसे गीत जो समय समय पर हमारे गीतकारों ने, फिल्मकारों ने फिल्माए। तो पूरा जो जीवन इनका है हमारे साथ कैसे रच बस गया, और कौओं से लेकर के हंस है, सारस है, बहुत सारे आपने प्रतीक बताए देवी देवताओं के, लोक संस्कृति के। निश्चय ही ये जो इनकी संचार व्यवस्था है, हमारे राजस्थान में भरतपुर में किस तरह से दुनिया भर के पक्षी इकट्ठे होते हैं। आप कल्पना कीजिए, हजारों मील दूर बैठे हुए हैं और प्रकृति का वो एहसास कर लेते हैं, प्रकृति की उनको जानकारी मिल जाती है। उनके पास कोई कम्युनिकेशन का एस्टेब्लिश सिस्टम नहीं है, लेकिन हर साल उन्हीं परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं, पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो वो आते भी नहीं है। तो कैसे उन तक सूचनाएं पहुंचती है, ये सारी यात्राएं निश्चित रूप से एक बहुत ही
रोचक है। तो इस दुनिया का जिस तरह से आपने साक्षात्कार कराया, मुझे लगता है इस विषय को और गहराई से जानने की अब इच्छा बलवती हुई है। कैसे पक्षी स्वतंत्रता का उद्घोष करते हैं, कैसे पक्षी विरह की अनुभूति कराते हैं, कैसे पक्षी हमारे जो सुख दुख के सहयोगी बन जाते हैं। बहुत सारी जो भावनाएं हैं वो इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं। आपने जो भी अध्ययन शोध अनुसंधान किया है, हालांकि समय चूंकि कम था, बहुत लंबी बात हो सकती है इन विषयों के ऊपर, लेकिन फिर भी आपने सूत्र रूप में जिस तरह से इन सबको व्याख्यायित किया, महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो ये आपको भेंट करें। जी सर, बिल्कुल। जी। Thank you so much, sir. This is your e-certificate from BVI CAM and Communication today. And we have your e-memento as well. Thank you very much. This is your e-memento, and we are grateful to have you on this platform, sir. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये हम आपको व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे। एक छोटी सी जानकारी, हमारी जो अगली वेबिनार है वो 18 दिसंबर को है, और उसका विषय हमने रखा है वुमेन इन्फ्लुएंसर इन सोशल मीडिया। और एक बहुत ही युवा शोधार्थी इग्नू से हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगी, श्वेता रानी। वो इस विषय पर आपसे बातचीत करेंगी। समय वही शाम को 5:30 बजे। और अब ये सत्र खुला है चर्चा के लिए। हमारे साथ इतने मित्र जुड़े हुए हैं, किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई टिप्पणी करना चाहे, कोई अपने अनुभव हो, वो आमंत्रित है। और कोई सवाल नहीं है तो फिर प्रियंका जी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। नहीं है मेरे ख्याल कोई भी टिप्पणी या सवाल नहीं है, तो प्रियंका जी वोट ऑफ थैंक्स। जी सर, बिल्कुल। सर, जिस तरीके से आपने हमारे मतलब के टॉपिक्स बहुत कम होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज हमें अपने रिलेटेड इश्यूज से के बारे में ही इतनी चीजें पता है कि हमें लगता है कि हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज आपने जिस तरीके से इस टॉपिक के बारे में बताया, आपने ये बताया कि इन्वेंशन ऑफ फायर से आपने शुरुआत की थी, आपने बताया उसके बाद कि किस तरीके से जो पिजन एस्टैब्लिश किया है एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैसेज। और बहुत टाइम से सर ने ये भी जिक्र किया चिट्ठी के सॉन्ग के बारे में। और ये जो पिजन की विशेषताएं हैं, जो सिग्निफिकेंट रोल है हमारी लाइफ में, उसे बहुत सारे मूवीज में भी हाईलाइट किया गया है। अगर हम एशियन मूवीज की बात करें, आपने ये भी बताया कि किस तरीके से ड्यूरिंग मुगल पीरियड, अगर हम जोधा अकबर की बात करें, शकुंतला की बात करें, ठीक है, अकबर की स्टोरी के बारे में बात करें, पृथ्वीराज चौहान की बात करें, इन सारी स्टोरीज में, वॉर जोन की बात करें, इन सारी स्टोरीज में जिक्र किया हुआ है कि हाँ, एक पिजन का रोल किस तरीके से है मैसेज कन्वे करने में, मैसेज का एक्सचेंज करने में। उसके बाद आपने ये भी बताया कि किस तरीके से एक डेडिकेशन है जो पिजन में देखने को मिलता है टूवर्ड्स हिज वर्क, जिस तरीके से वो अपने वर्क को कैरी करता है। और उसमें जो मेजर रोल है वो उसके इंटेलिजेंस का है, उसके ईयर का है। और इसके बाद आपने ये भी बताया कि किस तरीके से जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग क्रो, इंक्लूडिंग गोट, इंक्लूडिंग काउ, इंक्लूडिंग डॉग, इंक्लूडिंग आउल, तो फॉक्स, तो ये सारे कुछ एनिमल्स हैं जो अलग अलग तरीके के मैसेज अलग अलग तरीके से कन्वे करते हैं हमें। उनका जो इंट्यूशन पावर है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हम अगर हम इनसे ह्यूमन बीइंग के इंट्यूशन पावर को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए वो गलत चीजों को या अच्छी चीजों को पहले ही एहसास करते हैं और अपने तरीके से कन्वे करते हैं। तो आपने इस चीज को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, आपने एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू भी इस चीज को बताया। आपने ये भी बताया किस तरीके से हमारे जो एनिमल्स हैं वो कभी ना कभी उनका जो कंसर्न है उनके लोगों के लिए, उनके अपनों के लिए, वो एक ह्यूमन बीइंग से ज्यादा होता है। और वो हेंस प्रूवन है, हमें बहुत सारे जगह पे वो देखने को भी मिला है किस तरीके से उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है और ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को सेव किया है। तो आपने जिस तरीके से उनको मैसेज कन्वे करने का तरीका बताया, उनके लिए एक अवेयरनेस इस वेबिनार के थ्रू स्प्रेड की, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
And special thanks to Banawat sir and Aman Huda sir because जिस तरीके से उनके वजह से आज हम आप सबको सुन पा रहे हैं, we are very grateful to have you on this platform, and also thanks to everyone who have been connected with us, all the participants and backend team. So thank you so much each and everyone who have been gathered with us. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाशी को, आपने समय निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की। अब मिलेंगे 18 दिसंबर शाम 5:30 बजे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जिन पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जयंत जी साथ में है, अब वो उनको देख